तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे रीट की तैयारी कर रहे हैं और रीट की तैयारी में सबसे पहले हमने सोशल साइंस सब्जेक्ट शुरू किया है। और सोशल साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों 12 यूनिट्स हैं। 12 यूनिट्स में से हमने लगभग 8-9 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं। 4 से लेके 7 तक यूनिट 8 तक कंप्लीट कर ली है पीछे, और 1 2 3 अब हम पढ़ रहे हैं, और 1 2 अभी हमने कंप्लीट कर लिया और थर्ड यूनिट हमारी अभी चल रही है। तो थर्ड यूनिट कंप्लीट होने के बाद में हमारी 9 10 11 और 12 है, ये यूनिट बच जाएंगी। तो थर्ड यूनिट में दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। थर्ड यूनिट में एक तो मिडाइवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मिडाइवल दोस्तों हमने लगभग कंप्लीट कर लगभग क्या पूरी कंप्लीट कर लिया, और आज हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला ही टॉपिक दिया हुआ है, कल ही मैंने आपको सिलेबस दिखाया था, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, है ना। तो अब कहने को तो इस एक लाइन में है ना पूरा, मतलब जब से अंग्रेज आए और जब तक वापस गए 1947, है ना, तब तक का पूरा हिस्ट्री आ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति क्या रही, तो वो तो हर एक राज्य के प्रति रही ना, शुरू से लेके लास्ट तक, है ना। लेकिन हम इतना वाइड यहाँ पे ना पढ़ सकते हैं, ना ही हमारे केवल एकमात्र हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो हम यहाँ शुरू करेंगे कि सबसे पहले तो अंग्रेज भारत में आए कब, है ना, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, और फिर कैसे उन्होंने भारत पे विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि यहाँ पे अपने सिलेबस में किसी भी गवर्नर जनरल का कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है कि हमें उनके बारे में डीप नॉलेज पढ़ना है। इसके बाद में एक टॉपिक ये लिख के इसके बाद में डायरेक्ट ये दे दिया कि ब्रिटिश लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो थोड़ा बेसिक से अध्ययन कर लेते हैं किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पे जड़ें जमाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ वही हो जाती है। उसके बाद में तो बहुत सारे राज्यों को जीता हारा ये सब करते रहे, वो हम पढ़ लेंगे। 1857 की क्रांति जब हम पढ़ेंगे एक तो उसमें पढ़ लेंगे, और 1857 की क्रांति वाला राजस्थान जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि राजस्थान की चीज़ें हमसे ज़्यादा पूछी जाती है, इंडियन हिस्ट्री हमें कम पूछी जाती है ना। तो यहाँ पे हम बेसिक आज पढ़ेंगे कि कैसे और बंगाल में कैसे अपना शासन स्थापित किया, और इसके पश्चात कैसे उन्होंने बंगाल को जीत के सारे भारत को अपने अधीन कर लिया। इतना सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद में कल हम ले लेंगे कि भारतीय राज्यों की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश लोगों का क्या प्रभाव पड़ा, और फिर हम चलेंगे 1857 की क्रांति में। वहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू होती हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति। सन 1498 में दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली यात्री थे वास्को डिगामा द्वारा भारत की खोज की गई। कब की गई? 1498 में। किसने की? वास्को डिगामा ने। कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। रीट के एग्जाम्स में ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, और अगर हमारी नींव मजबूत नहीं है तो ये बेसिक क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाते हैं, और हम बाकी बच्चे हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये दोस्तों 1498 में पुर्तगाली यात्री। खोज करने का मतलब क्या हुआ कि भारत का पहले इससे पहले था ही नहीं, या फिर जाना ही नहीं जाता था। खोज करने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले भारत पूरे विश्व से परिचित नहीं था, क्योंकि भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, मतलब मुख्यतः हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, वो क्या कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि समुद्र पे पैर रखना ना अपराध है ना। अगर हम समुद्र पे पैर रखेंगे, समुद्र को वो लोग देवता मानते थे, जल को देवता मानते थे, तो समुद्र पे पैर रखना अपराध है। मतलब अगर हम समुद्र में उतरेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। और इससे क्या हुआ कि हम लोग कभी समुद्र में जा ही नहीं सके, और हम लोग किसी देश को खोज ही नहीं सके। तो इंडिया आपको पता है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे स्थित है। तो अगर मतलब स्थल रूप से तो जिन देशों के साथ उसका व्यापार था, आसपास के स्थल रूप से जितना जा सकते थे उनके साथ था, लेकिन हमारे यहाँ समुद्र है ना, हम प्रायद्वीपीय स्थिति में हैं। तो इधर से हम समुद्र के माध्यम से बहुत देशों से जुड़ सकते थे, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की कोशिश? क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते ही नहीं थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि हमारी जो संस्कृति है उसने मतलब बेशक हमें आगे बढ़ाने का काम किया है, कि हमारी संस्कृति जैसे त्याग, अहिंसा, सत्य, ऐसे, है ना, इन सब की वजह से आज हम पूरे विश्व में जाने जाते हैं ना। लेकिन हमारी संस्कृति हर एक चीज़ में दोस्तों, हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बुराइयां आ जाती हैं ना। और हमारे में भी ऐसी कुछ बुराइयां थी जिनकी वजह से हम बहुत बार आगे बढ़ने से रुके हैं। जैसे कि अब इन्होंने ये कह दिया, है ना। अब ये क्या लोग करते थे कि ये अपना आधिपत्य जमाने के लिए ऐसा करते थे कि अगर इन्हें पता था, है ना, कि अगर ये लोग समुद्र में जाएंगे हमारे विदेशी यात्री, तो क्या होगा, विदेशों से हमारा संपर्क जुड़ेगा। और जैसे ही दोस्तों विदेशों से हमारा संपर्क जुड़ेगा, हम नई संस्कृतियों से जुड़ेंगे, वहाँ से कुछ सीखेंगे, वहाँ से कोई लोग हमारे यहाँ आएंगे, वो हमें कुछ सिखाएंगे, तो क्या होगा, हमारी सिस्टम में बदलाव होगा, है ना। अगर हम नई संस्कृति से जुड़
जुड़ते हैं तो बदलाव होगा, बदलाव होगा तो क्या होगा फिर, ये जो धर्म गुरु हैं हिंदू धर्म के खासकर, है ना, जो भी हैं, इनका क्या होता था, इनका आधिपत्य कम हो जाएगा। तो इन्होंने तो अपने लाभ के लिए ये सब किया था, है ना, कि आप समुद्र में पैर मत रखना। लेकिन उस चीज़ का हम पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम लोग विश्व से जुड़ने में बहुत पीछे रह गए, है ना। तो हमने तो अपने तरफ से कभी प्रयास ही नहीं किया। और जब 1200-1300 की शताब्दी आई थी, है ना, उस समय ना अन्य देश थे, जो इटली हो गया, है ना, यूरोप हो गया, इन लोगों ने ना खोज करना शुरू कर दिया था। ये लोग थे हमेशा व्यापारी माइंड के, हमारी तरह छोटे दिमाग वाले लोग नहीं थे। आप ये सोचोगे इंडियंस की मैडम बुराई कर रही है, लेकिन हम क्या होते थे दोस्तों, हम धर्म जाति इनमें इतने उलझ गए कि हम इन सब के बाहर कुछ सोच ही नहीं पाए। अगर हमारी सोच उस समय भी बहुत वाइड होती, अपन आज बहुत आगे जा चुके होते, क्योंकि हमारा जो दिमाग है इंडियंस लोगों का, वो किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा है ना। क्योंकि आपने देखा है कि गूगल जैसा का हेड अपना सुंदर पिचाई है, तो जहाँ इंडियंस को मौका मिलता है ना, वहाँ वो लोग मतलब आगे निकल के ही आते हैं। अब्दुल कलाम जी ले लीजिए हमारे, है ना। लेकिन क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे सिस्टम है कि हम लोग इतना आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो पुर्तगाली यात्री हो गए, ये है ना, वेनिस हो गया, और इसके अलावा जो इटली हो गया, है ना, पेरिस हो गया, है ना, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों ने खोज करना प्रारंभ कर दी। इन लोगों ने सोचा कि भाई हमारा देश तो ठीक है, लेकिन हमारे जैसे और भी तो देश होंगे दुनिया में। ये तो नहीं है कि धरती पर हम एकमात्र इंसान है, और भी इंसान होंगे। तो क्यों ना हम उसकी खोज करें, क्यों ना हम वहाँ से, हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम वहाँ से लेके आएँ, है ना। तो ये सब उनकी सोच थी कि उन्होंने अपना व्यापारिक दिमाग चलाया कि हम व्यापार करने के लिए और देशों की खोज करें, कुछ नई चीज़ें वहाँ से लेके आएँ, कुछ नई चीज़ें यहाँ तक पहुँचाएँ। बेशक हमारी जान को खतरा होगा, हम समुद्र में जाएंगे, पता नहीं हमें कोई नया देश मिलेगा नहीं मिलेगा, धरती मिलेगी नहीं मिलेगी वापस से, लेकिन उन्होंने रिस्क उठाया, रिस्क उठाया, उसका परिणाम उन्होंने पाया कि वास्को डिगामा जी अपने इंडिया में पहुँच गए 1498 में, और उन्होंने एक तरह से नए देश की खोज कर ली, और उसका नाम उन्होंने दिया इंडिया, ठीक है। अब जब वास्को डिगामा भारत में आया, तो वास्को डिगामा का जो पथ प्रदर्शक था, मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि उनको गाइड किसने किया था, गाइड एक गुजराती यात्री था दोस्तों, अब्दुल मनिक, उन्होंने उनको पथ प्रदर्शक किया था। और इसकी सहायता से सबसे पहले वो भारत में किस जगह पे उतरे थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो कालीकट तट पे हमारे यहाँ पे उतरे थे, है ना। तो वास्को डिगामा की हेल्प करने वाला था अब्दुल मनिक, और उनकी सहायता से वो कहाँ उतरे थे, कालीकट तट पे उतरे थे। इतनी सी बेसिक बातें आप याद रख लेना, उसके बाद में चलते हैं। अब देखो दोस्तों, कई बार ना ये क्रम पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में कौन सा देश का यात्री सबसे पहले आया था, मतलब किन लोगों ने सबसे पहले भारत में प्रवेश किया, किसने सबसे बाद में, क्योंकि कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसलिए अपनी हिस्ट्री में तो ये नहीं लिखा गया है, लेकिन पता नहीं जनरल नॉलेज के व्यू में ही पूछ लें, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे दिया है कि पुर्तगालियों के बाद में डच भारत आए, और उसके पश्चात अंग्रेज, और अंत में आए फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, है ना, उसके बाद में आए डच, उसके बाद में आए अंग्रेज, और उसके बाद में आए फ्रांसीसी, है ना। ये चारों आए, तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये चारों भारत में क्रम से आए थे। इनका क्रम आप लोगों को याद रखना है कि ये किस क्रम से और किस तरह से भारत में आए थे, है ना। तो क्योंकि ये तो कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 1 करोड़ का क्वेश्चन था। तो कुछ चीज़ें हमें ना सिर्फ मतलब किताबी ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए भी होनी चाहिए। एक्चुअली उन्होंने ये नहीं पूछा था कौन से यात्री मतलब किस तरह से आए थे, उन्होंने ये पूछा था जानने वालों की सूची कैसे थी, मतलब कौन सा सबसे पहले गया, कौन सा सबसे बाद में गया, इन्होंने ये पूछा था थोड़ा सा घुमा के। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसके बाद में 1608 में इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था, जेम्स प्रथम का दूत। जेम्स प्रथम था जो इंग्लैंड का राजा, उसका जो दूत था, अपन ने पहले भी पढ़ लिया कि ये हमने जहांगीर में पढ़ा था कि जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, कैप्टन हॉकिंस। और वो किसका राजदूत था, इंग्लैंड का राजा उस समय था जेम्स प्रथम। किस सन में आया था, 1608 में। कहाँ आया, जहांगीर के दरबार में आया। अब दोस्तों जहांगीर के दरबार में आया क्यों था, ये हमारे यहाँ पे जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति मांगने आया था, है ना। वह फारसी का अच्छा ज्ञाता था। अब दोस्तों वो था अंग्रेज, लेकिन उसे फारसी बहुत अच्छे से आती थी। तो जहांगीर ने उसके व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे 400 बीघा की मनसबदारी और जागीर उसे प्रदान कर दी, है ना। मतलब जहांगीर ने उसे व्यापार करने की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन उसे क्या दिया, 400 बीघा का मनसबदारी। मतलब उसके बिहेवियर और ज्ञान से जहांगीर इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना मनसबदार उसने बना लिया।
1615 में जेम्स प्रथम, अब दोस्तों इसको तो अनुमति नहीं मिली है ना, लेकिन फिर जेम्स प्रथम ने प्रयास नहीं छोड़ा। अब अंग्रेज चाहे, देखो ये राजा है, वो भी इंग्लैंड का राजा है, लेकिन फिर भी ये अपने राजदूतों को बार बार भेज रहा है कि हमें आप व्यापार करने की अनुमति दो। और हमारे राजा कैसे होते हैं, अगर हम होते तो एक बार ना कर दी तो ना मतलब, तो फिर हम वापस से ट्राई नहीं करेंगे। अब ये चिढ़ने की बात नहीं है, अपना थोड़ा सा ऐसे रहता है कि अपने यहाँ पे स्वाभिमान घमंड इसको इतना ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। इन लोगों में वो नहीं होता, इन लोगों का दिमाग टिपिकल व्यापारी दिमाग होता है कि इनको व्यापार करना, फ़ायदा उठाना, कैसे भी करो उठाना, एक बार तुम हमें अनुमति दे दो फिर हम अपने आप जड़ें जमा लेंगे, इनकी सोच ये थी। तो वही उन्होंने किया। 1615 में इन्होंने वापस से दूसरा राजदूत भेजा और उसका क्या नाम था, सर टॉमस रो। इस समय भी जहांगीरी थी, तो ये जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ और उसने बादशाह से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। अब इस बार ये सफल हो गया और इससे अनुमति मिल गई। इससे पहले नोट में मैंने एक बात लिखी है, थोड़ा सा पहले बताना था, मैं भूल गई। 1599 में दोस्तों ब्रिटेन में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने, दल का क्या नाम था, मर्चेंट एडवेंचर्स है ना नामक एक व्यापारियों का दल था है ना, उन्होंने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, क्योंकि ईस्ट में व्यापार करने के लिए है ना। ईस्ट मतलब होता है दोस्तों पूर्व। अब देखो अगर अपन पूरे भारत का नक्शा यूँ देखें, पूरे सॉरी विश्व का नक्शा यूँ देखें, तो ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका और ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ऐसे हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, और ये इंडिया, ये इंडोनेशिया वगैरह, ये चाइना, ऐसे ठीक है। यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे छोटा सा द्वीप है वो हो गया ब्रिटेन, ठीक है। अब देखो ये है ब्रिटेन। अब ब्रिटेन ने व्यापार करने के लिए अब इन लोगों ने मर्चेंट्स एडवेंचर्स नामक एक व्यापारियों का दल था ब्रिटेन में, इन्होंने एक दल बनाया और उन्होंने एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको नाम क्या दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नाम दिया दोस्तों, ये पूर्व में व्यापार करने के लिए इन्होंने बनाई थी। अमेरिका वगैरह तो ये पहले खोज चुके थे है ना, लेकिन इनको यहाँ व्यापार कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन इन्होंने ये वाला नहीं देखा था, तो अब इन्हें इधर आना था है ना। तो इनके लिए तो एक मिनट, एक मिनट, सॉरी फिर से बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये ब्रिटेन था और ये यूरोप वगैरह हो गया, ये अफ्रीका हो गया, जैसे मान लो अब थोड़ा सा आप समझ जाना, ये इंडिया हो गया है ना। अब ये जो ब्रिटेन है, इनको व्यापार करने के लिए तो दोस्तों इधर जो आना पड़ेगा, तो ये ब्रिटेन है, इनके लिए तो ये दिशा पश्चिम और ये दिशा पूर्व, तो हम लोग इनके लिए कौन सी दिशा में आए, हम लोग इनके लिए पूर्व दिशा में हो गए ना। तो पूर्व दिशा को बोलते हैं ईस्ट है ना, तो इसलिए इस कंपनी का नाम रखा इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो आपको कई बार ये भी पूछ सकते हैं, या फिर जनरल नॉलेज में भी आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ही नाम क्यों रखा, क्योंकि ये ब्रिटेन से इंडिया वगैरह और ये जो है ईस्ट में पड़ते हैं, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा है ना। कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की किसने की, एडवेंचर्स मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापार, एक व्यापारी नहीं था, व्यापारियों का पूरा ग्रुप था। उन्होंने बोला कि इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और अपनी राजकुमारी जो है महारानी जो है उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगी, मतलब कंपनी को हमारी को ऑथराइज एक तरह से लाइसेंस दे दिया जाए। अब दोस्तों इसको जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं, इसका जो रियल नेम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज़ इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये इसका पूरा नाम था। तो कई बार आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि इस कंपनी का पूरा नाम क्या था, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, मतलब ईस्ट इंडीज़ कंपनी, ईस्ट इंडीज़ देशों में व्यापार करने के लिए व्यापारियों की एक कंपनी, इस तरह से कुछ इसका नाम था पूरा। तो ये 1599 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी और फिर 1615 में इन्हें व्यापार करने की भारत में परमिशन मिल गई, ठीक है। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी थी वो सूरत में स्थापित की, मतलब व्यापारिक कोठी आप समझ सकते हो फैक्ट्री आप है ना, कि उन्होंने सूरत में पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये तो दोस्तों हो गया कि अंग्रेज किस तरह से भारत में आए, ठीक है। अब दोस्तों जब अंग्रेज भारत में पधारे उस समय क्या था, इस समय बंगाल में सिर्फ उस समय जो उस समय का बंगाल था उसमें क्या क्या आता था, पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा, ये सारे राज्य बंगाल में ही आते थे है ना। तो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हो गया, मतलब राज्य हो गया एक तरह से है ना। तो इस समय का बंगाल कौन से समय का, लगभग 1600 के आसपास का जो बंगाल था, मुगल भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। उस समय मुगल ही तो थे है ना, तो मुगल भारत का सबसे सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था, बंगाल। तो इसलिए इन्होंने
अब सूरत में तो इन्होंने पहले व्यापारिक कोठी स्थापित कर ली, क्योंकि सूरत दोस्तों क्या था, हमारे किनारे पे है। मतलब एक मिनट आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ऐसे आप इंडिया मान सकते हो। तो सूरत हमारे यहाँ किनारे पे है ना, तापी नदी के तट पर, है ना। तो इनको तो व्यापार करने के लिए पोर्ट तो चाहिए ना, सबसे पहले आके उतरेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कोई पोर्ट होगा तभी तो उतरेंगे बंदरगाह। तो सूरत तो इसलिए इन्होंने कोठी इसलिए बनाई कि भारत से माल ला ला के अपनी इस फैक्ट्री में यहाँ पे ये रखते थे, और फिर यहाँ से समुद्र के माध्यम से ब्रिटेन ले जाते थे, है ना। लेकिन इन्होंने देखा कि यार असली चीज़ तो बंगाल में है, हम लोग तो ज़बरदस्ती सूरत में पड़े हैं। तो फिर इनकी नज़रें पड़ी दोस्तों बंगाल पे। अब इन्होंने पूरी कोशिश लगाती कि बंगाल में हमें परमिशन मिल जाए कैसे भी व्यापार करने की। फिर दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि औरंगजेब के बाद में मुग़ल जो थे बहुत कमज़ोर हो चुके थे, और उसके बाद में जो भी मुग़ल आए, आप बोल सकते हो कि बहुत ही मतलब अयोग्य शासक रहे हैं मुग़लों के। तो शाह शुजा नाम का एक शासक था मुग़लों का। अब उन्होंने अंग्रेज़ों की बातों में आके कैसे भी करके ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली में कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब ये शाह शुजा जी ने इनको परमिशन दे दी कि ठीक है आप कर लो बंगाल में व्यापार, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने तो दे दी, लेकिन हर एक स्टेट का भी अपना एक राजा होता था छोटे छोटे, क्योंकि इस समय क्या था, बंगाल मतलब मुग़लों का एक साम्राज्य बहुत कमज़ोर हो चुका था, और जो पर्टिकुलर राज्य थे वो अपने आप में शक्तिशाली हो चुके थे। तो इस समय जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अंग्रेज पहुंचे तब सिराजुद्दौला ही था, उससे पहले भी बहुत सारे राजा आए, लेकिन वो लोग क्या अंग्रेजों के साथ साठगांठ करते रहे। लेकिन सिराजुद्दौला जो थे वो थोड़े स्वाभिमानी और शक्तिशाली शासक थे। इनको समझ में आया कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, ना कि व्यापार कर रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से पूर्व अलीवर्दी खां ही एकमात्र बंगाल का नवाब था जिन्होंने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी का सुदृढ़ीकरण का इन्होंने विरोध किया। अब दोस्तों कि सिराजुद्दौला आने से पहले की बात है कि सिर्फ अलीवर्दी खां एकमात्र ऐसे शासक थे। अलीवर्दी खां से पहले भी 4-5 शासक हुए जिन्होंने एक ने भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, है ना। लेकिन अलीवर्दी खां एकमात्र ऐसे शासक थे जिनको समझ में आया कि जो कंपनी की गतिविधियां हैं इनको नियंत्रित करना चाहिए। इन्होंने क्या करने लगे, कंपनी व्यापार के साथ साथ कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करना इन्होंने शुरू कर दिया, मतलब अपने बड़े बड़े किले बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इनको समझ में आने लगा कि भाई ये लोग अब कल को इतने शक्तिशाली होते जा रहे हैं, कल को हमसे ही टकराएंगे। मतलब अगर एक कंपनी इतनी सॉलिड होती जा रही है कि वो अपने बड़े बड़े किले बना रही है, एक पूरे शहर के परकोटा खिंचवा रही है, तो क्या मतलब हो गया कि कल को यह शासन से टक्कर लेगी, है ना। तो एकमात्र शासक अलीवर्दी खां थे जिन्होंने इनका विरोध किया। अलीवर्दी खां के बाद 1756 में उनका नाती जो था सिराजुद्दौला वो गद्दी पर बैठा। अब दोस्तों सिराजुद्दौला ने बहुत सारी बातों पे अंग्रेज़ों का विरोध किया। इसके इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ क्या। सबसे मेन चीज़ सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई वो थी प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध आपको हर एक चीज़ इसकी याद रखनी है। प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। कब हुआ? 23 जून 1757 को, है ना। और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट क्लाइव पहला था दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव से पहले 2-3 अंग्रेज थे जिनको सिराजुद्दौला ने युद्ध में हरा दिया था। अब रॉबर्ट क्लाइव को बाहर से भेजा गया था बहुत सारी सेना के साथ में। तो क्या हुआ, सिराजुद्दौला अब घबरा गया, और सिराजुद्दौला घबराते भी नहीं, लेकिन उनके अपने ही गद्दार थे जो मीर जाफर जैसे लोग जो पहले से अंग्रेजों से मिले हुए थे, और एक और कोई सेठ भी था, ऐसे कुछ करके मतलब इसके लिए कहा जाता है कि बंगाल खुद अपने ही अमीरों के हाथों बिक गया था, है ना। मतलब 3-4 ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया। वो इसके युद्ध में तो इसके साथ खड़े थे, लेकिन इतने मतलब आप कह सकते हो कि नमक हराम लोग थे कि उन्होंने सामने खड़े होके एक भी गोला नहीं दागा, और वापस लौट के बंगाल सिराजुद्दौला के पास आते हैं कि अंग्रेज हम पे हावी हो रहे हैं और हम युद्ध हार चुके हैं। इतना बुरी तरह इनको युद्ध में हराया गया था, ठीक है। तो अपने ही गद्दारों के कारण सिराजुद्दौला हार गया, और हार कर उसकी हत्या कर दी गई। और मीर जाफर से वादा किया था कि हम सिराजुद्दौला को हरा के तुम्हें गद्दी पे बैठाएंगे। तो वादे के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर जी बंगाल नवाब बन तो गए, लेकिन मीर जाफर एक तो कठपुतली शासक हो गया। अंग्रेजों ने क्या किया, इनको लूटना प्रारंभ कर दिया। इनसे इतना धन लिया, इतना धन लिया कि
कहते हैं कि इनको धन देने के चक्कर में है ना, मतलब महल के सोने चांदी के बर्तन भी नीलाम करने पड़े थे अंग्रेजों को धन देते देते। फिर मीर जाफर साहब इतने परेशान हो गए कि इन्होंने स्वयं ने अपनी गद्दी त्याग दी। सिर्फ देखो 1757 में ये बैठे और 1760 में इन्होंने अपनी गद्दी त्याग कर मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया, दे दिया। मतलब मीर कासिम को बोला कि तुम संभाल लो, मेरे